जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम आज के लेक्चर 10 लेक्चर है, आज हमारा 10वां, ठीक है, 10वां लेक्चर है। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस एमसीक्यू क्यूज के बारे में। तो आइए बात करते हैं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, ठीक है। तो आइए बात करें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, कौन सा, ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर की बात है इधर, ठीक है। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता है, ठीक है, जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो कौन सा सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप जो है, ओ ब्लड ग्रुप क्या है? ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप जो ओ समूह है वो यूनिवर्सल डोनर है। और सर्वग्राही रक्त समूह की बात करें, सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर की बात करें तो ए बी है, ठीक है। वो ए बी है, वो सिंगल ओ है, ठीक है। तो सर्वग्राही, अगर हम ग्राही की बात करें तो ए बी है, और हम डोनर की बात करें, सर्वदाता की बात करें तो ओ समूह है, ठीक है। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर तक होती है, 5 से 6 लीटर तक मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2, सूखी बर्फ क्या है, ठीक है। ड्राई आइस भी बोलते हैं, ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस क्या है? सूखी बर्फ। तो काफ़ी एग्जामों में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सूखी बर्फ, ड्राई आइस क्या है? ये बेंजोइक एसिड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लेशियल एसिडिक एसिड हो गया, और बिना पानी के ठोस बर्फ, ठीक है। तो सूखी बर्फ क्या है? ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है सूखी बर्फ, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है सूखी बर्फ। तो ड्राई आइस यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ड्राई आइस की, तो ठोस रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, ठीक है, ठोस रूप में होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2। और इसको ड्राई आइस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब यह गैस ठोस होती है, जो सॉलिडिफाई होती है, तो बर्फ की तरह दिखाई देती है, ठीक है। तब इसे क्या बोलते हैं? ठोस, इसे क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। होती गैस है, गैस अगर तो ठोस होती है, सॉलिडिफाई होती है, तो उसमें क्या होता है, वो कैसी दिखाई देती है? बर्फ की तरह दिखाई देती है। तब इसको क्या बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटेड शीतल पेय और सोडा पानी के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं, परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, ठीक है। तो किस वर्ग के, इनमें से किस वर्ग में बीज बनते हैं? डायरेक्ट बीज ही बनते हैं और वो नग्न रूप में पौधे से लगे रहते हैं, ठीक है। तो बाहर से ही दिखते हैं जो बीज होते हैं। तो किस में होते हैं? जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, और स्पर्म में, और टेरिडोफाइट्स में, और ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। तो किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, ठीक है, बीज के अंदर नहीं होते हैं? तो बात करते हैं, ये जिम्नोस्पर्म में होता है, इन्हें क्या बोलते हैं? अनावर्त बीजी बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में होता है, और अनावर्त बीजी बोलते हैं। अनावर्त बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म या विवृत बीज, जी, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ऐसे पौधे और वृक्षों को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में पनपते हैं और फलों में जो होता है, फलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनियों या जो शंकु में खुली अवस्था में, जिसे हम आंख से देख सकते हैं, खुली अवस्था में होते हैं। जैसे चीड़ के आप देख सकते हैं, चीड़ के बीज, और देवदार के देख सकते हैं, ठीक है, वो टहनियों में लटके रहते हैं। इसके बाद जो आवर्त बीजी होता है, एंजियोस्पर्म की बात करें तो जिन पर फूल आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं? फूल आते हैं, और फूलदार या सपुष्पक
और उन जिनके बीज अक्सर फलों के अंदर सुरक्षित रहते हैं, जिनके बीज क्या रहते हैं, फलों के अंदर सुरक्षित रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आवर्तबीजी कहलाते हैं, और जिन्हें कहते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यदि माता का रुधिर वर्ग O है तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका O एवं AB, बी हो गया आपका B एवं AB, और सी आपका A एवं B, और डी आपका हो गया AB एवं A। ठीक है, कौन सा रुधिर वर्ग होगा इसमें से, यदि माता का रुधिर वर्ग O है तथा पिता का रुधिर वर्ग क्या है, AB है, तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा। ठीक है, तो O एवं AB, B एवं AB, A एवं B और AB एवं A। ठीक है, तो कौन सा होगा, ये होगा A एंड B होगा। ठीक है, A एंड B वर्ग होगा। ठीक है, A एवं B वर्ग होगा। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक जो पॉल्यूटेंट होता है, सिगरेट का धुआं जो निकलता है उसमें जो मुख्य प्रदूषक होता है वो क्या होता है। ठीक है, डाइऑक्सिन और बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक जो पॉल्यूटेंट होता है वो कौन सा होता है, ये होता है, कौन सा होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है सिगरेट के धुएं में। ठीक है, सिगरेट के जो सिगरेट होती है उसके धुएं में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होती है, तभी ये स्वास्थ्य में क्या करता है, ज़्यादा प्रभाव करता है, दूसरे में ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो निकोटीन की बात करें तो निकोटीन क्या होता है, निकोटीन का फॉर्मूला जो होता है C10H14N2 होता है निकोटीन का फॉर्मूला। और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है श्यानता का SI मात्रक क्या है। श्यानता का SI मात्रक क्या है, श्यानता का SI मात्रक क्या है, पॉइज, P1, पास्कल, पाइला, टेस्ला। ठीक है, तो श्यानता का SI मात्रक क्या है, पॉइजली है। ठीक है, पॉइजली जो है P1। ठीक है, P1 श्यानता का विस्कोसिटी बोलते हैं श्यानता। ठीक है, श्यानता का पॉइज जो है पॉइजली होता है। ठीक है, पॉइज। इसके बाद श्यानता की बात करें तो श्यानता क्या होती है, किसी तरल में बहने का विरोध करने की क्षमता को उस तरल की श्यानता कहते हैं। ठीक है, किसी तरल की बहने का विरोध करने की क्षमता होती है जो उस तरल की, उसे ही श्यानता कहते हैं। ठीक है, और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है दाब का मात्रक। बात करें टेस्ला तो टेस्ला जी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, श्यानता पॉइजली। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक 7, 6, 3, 5। ठीक है, तो कितनी है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या, ये है 3 होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। 3 होती है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या। तो समस्थानिकों की बात करें तो किसी तत्व की एक ही तत्व के परमाणु जिनका, किसी तत्व के एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्रमांक तो समान होता है लेकिन उनका द्रव्यमान भार अलग अलग होता है, ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो 1H1 हो गया, 2H1 हो गया, 3H1 ऐसे करके। ठीक है, 3 समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो थियोफाइट्स, हेलियोफाइट्स, सियोकाइट्स हो गया, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
तो छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को कहते हैं सियोकाइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सियोकाइट्स बोला जाता है छाया में पनपने वाले पौधे को। ठीक है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? सियोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो नेफ्रॉन का संबंध मानव शरीर के किस प्रणाली से है? नेफ्रॉन जो होती है, नेफ्रॉन का संबंध मानव शरीर के किस प्रणाली से है? उत्सर्जन प्रणाली, जनन प्रणाली, श्वसन उत्सर्जन हो गया, और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नेफ्रॉन का संबंध मानव शरीर के किस प्रणाली से है? उत्सर्जन प्रणाली और जनन प्रणाली, श्वसन उत्सर्जन और नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा है? ये है उत्सर्जन प्रणाली। ठीक है, जो उत्सर्जन प्रणाली होती है उसका संबंध है नेफ्रॉन से। ठीक है, नेफ्रॉन का संबंध उत्सर्जन प्रणाली से है। अब नेफ्रॉन की बात करें, नेफ्रॉन क्या करता है? गुर्दे में जो यूरिन होता है, यूरिन उत्पन्न करने वाली कार्यात्मक संरचना है। जो नेफ्रॉन का कार्य क्या है? जो गुर्दे होते हैं उनमें जो यूरिन बनता है, यूरिन को उत्पन्न करने वाली कार्यात्मक संरचना होती है ये। ठीक है, और जो वृक्क यानी कि किडनी या गुर्दे का जोड़ा एक मानव अंग है। ठीक है, जिसका प्रधान कार्य क्या है? यूरिन प्रोडक्शन होता है। ठीक है, वृक्क या जो गुर्दे होते हैं उनका क्या होता है? जो एक जोड़ा होता है, और इनका जो प्रधान कार्य क्या होता है? यूरिन प्रोडक्शन होता है और रक्त शोधन करके होता है। ठीक है, वृक्क का क्या है? रक्त शोधन करना है, तो उससे रक्त शोधन करते हैं, और जो उसका भी इसी दौरान क्या करते हैं? यूरिन का भी प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हीरा क्या है? हीरा क्या है? एक मिश्रण, यौगिक, तत्व और तरल। ठीक है, तो हीरा क्या है? हीरा क्या है? मिश्रण, यौगिक, तरल, तत्व। तो हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है। ठीक है, एलिमेंट। हीरा क्या है? एक तत्व है, एलिमेंट है एक हीरा। ठीक है, हीरा क्या है? एक एलिमेंट है। अब मिश्रण की बात करें तो मिश्रण क्या है? मिश्रण द्रव, ठोस और गैसों के आपस में मिलने से, इन तीनों के मिलने से द्रवों, ठोस और गैसों के आपस में मिलाने की क्रिया तथा इस प्रकार उत्पन्न पदार्थों को कहते हैं मिश्रण। ठीक है, वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों को, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में अगर रासायनिक संयोग बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक बोल देंगे। और प्रवाह का गुण, ठीक है, जिसमें प्रवाह का गुण होने के कारण द्रव्यों और गैसों को तरल पदार्थ फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, जिसमें किसका बहाव यानी कि प्रवाह का गुण होगा वही क्या कहलाता है? तरल कहलाता है, फ्लूइड कहलाता है। ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को तत्व कहते हैं। अब तत्व किसे कहते हैं? जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं के बने होते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर, पास्कल, वोल्ट और कूलाम। ठीक है, तो क्या है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक? क्या है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक? क्या है? कूलाम। ठीक है, कूलाम है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है। ठीक है, विद्युत आवेश का। इसके बाद बात करें विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत जो धारा का मात्रक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक है वो एम्पियर है। क्या है? एम्पियर विद्युत धारा का। दाब का मात्रक क्या है? दाब का पास्कल है। और विभवांतर, ठीक है, विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है विभवांतर का मात्रक। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? ठीक है, तो एलपीजी सिलेंडर होते हैं उसमें से एक अलग स्माइल आती है, तो उस स्माइल में से स्मेल जो आती है उस गंधयुक्त में वो गंध कौन सी होती है? ठीक है, तो मरकैप्टन होगी और प्रोड्यूसर गैस होगी, ब्यूटेन होगी और मीथेन होगी। ठीक है,
मरकैप्टन, प्रोड्यूसर गैस, ब्यूटेन, मीथेन। ठीक है, तो एलपीजी में कौन गैस भरी जाती है जिससे हमें ये सेफ्टी के लिए भी भरी जाती है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है। और जो एलपीजी गैस होती है वो होती है गंधहीन गैस होती है वैसे। ठीक है, तो इसके लिए इसे भरा जाता है जिससे कि अगर सिलेंडर हमारा लीक होगा तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी गैस होती है एलपीजी में, सिलेंडर में? ये होती है ठीक है, तो कौन सी गैस होती है? ये होती है मरकैप्टन गैस होती है। ठीक है, मरकैप्टन गैस होती है, मिथाइल मरकैप्टन बोला जाता है इसे, मिथाइल मरकैप्टन। तो मिथाइल मरकैप्टन होती है एलपीजी सिलेंडर में। ठीक है, जो भरी है, जो गंधयुक्त गैस होती है। ठीक है, बाकी जो एलपीजी गैस होती है वो क्या होती है? गंधहीन गैस होती है। ठीक है, इसके बाद प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। और ब्यूटेन क्या होती है? एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन होती है। मीथेन हो गया गोबर गैस या प्राकृतिक गैस जो होती है मीथेन होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो निम्न में से कौन लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन से एलटीई, ठीक है, निम्न में से कौन लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन से एलटीई तकनीक से संबंधित नहीं है? इससे वर्णनीय क्रम दक्षता स्पेक्चुअल एफिशिएंसी बढ़ती है, यह विलंबता लेटेंसी को बढ़ाता है, यह ट्रांसमिशन की लागत को कम करता है, यह डाउनिक और अपलिंक डेटा दरें इसके द्वारा बढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन से एलटीई तकनीक से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इनमें से वर्णक्रमी या जो स्पेक्चुअल एफिशिएंसी को बढ़ाता है इसकी, और यह विलंबता लेटेंसी को बढ़ाता है, यह ट्रांसमिशन की लागत को कम करता है, डाउनलिंक और अपलिंक डेटा दरें इसमें इसके द्वारा बढ़ाई जाती हैं। तो कौन सा है? आपका उत्तर है यह विलंबता लेटेंसी को बढ़ाता है। ठीक है, ये संबंधित नहीं है, यह विलंबता लेटेंसी को बढ़ाता है। इसके बाद बात करें एलटीई की बात करें, जो एलटीई क्या है हमारा? एलटीई लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन यानी कि एलटीई की बात करें तो ये 4G वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय द 3G जनरेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? 4G वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होता है जो किसने डेवलप्ड करा है? थर्ड जनरेशन के जो 3G होता है, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट यानी कि 3GPP। ठीक है, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट दैट डिजाइंड टू द प्रोवाइड अप टू 10 गुना स्पीड के लिए डिज़ाइन होता है 3G नेटवर्क से, जो मोबाइल डिवाइसों के लिए, स्मार्टफोन, टैबलेट नेटवर्क और नोटबुक वायरलेस हॉटस्पॉट आदि के लिए 10 गुना। ठीक है, 3G जो नेटवर्क है 3G नेटवर्क का 10 गुना होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस विटामिन की अधिकता के कारण जिगर यानी कि जो लिवर की क्षति होती है? ठीक है, लिवर की क्षति कैसे होती है, किस विटामिन की अधिकता के कारण हो सकती है? तो ये होता है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन D। ठीक है, तो इनमें से लिवर की क्षति, जिगर जो होता है लिवर की क्षति कैसे किस विटामिन के कारण हो सकती है? तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन D। विटामिन B3 जो होता है इसी के कारण इसे क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं, नियासिन। ठीक है, नियासिन B3 होता है, विटामिन B3। इसके कारण क्या होता है? जो लीवर होता है, ठीक है, लीवर में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, लीवर में इफेक्ट पड़ता है। और विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? डायरिया रोग होता है इससे। कौन सा? डायरिया रोग होता है विटामिन B3 से। इसके बाद किस हार्मोन द्वारा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है? किस हार्मोन द्वारा? कौन सा हार्मोन ऐसा है जो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करता है? ब्लड प्रेशर को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? ठीक है, वासोप्रेसिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया और टेस्टोस्टेरोन हो गया। ठीक है, तो किस हार्मोन द्वारा रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं या किया जाता है उससे?
ठीक है। तो ये कौन सा होता है, वासोप्रेसिन जो होता है हार्मोन, वो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। वासोप्रेसिन हो गया। वासोप्रेसिन की बात करें तो वासोप्रेसिन ऐसे एंटी डायरेक्टेड हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन बोलते हैं वासोप्रेसिन को, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन भी कहा जाता है। और जो द्रव प्रतिधारण, रिटेंशन को बढ़ावा देता है। द्रव प्रतिधारण यानी कि द्रव के जो रिटेंशन को भी बढ़ावा देता है। हार्मोन की बात करें तो हार्मोन शरीर के विकास, यौन क्रिया, प्रजनन, मेटाबॉलिज्म आदि में सहायता करते हैं हार्मोन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो कोई विलेन क्षारीय है तो लिटमस टेस्ट का परिणाम क्या होगा। अगर कोई विलेन क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है, कोई विलेन क्षारीय है तो लिटमस टेस्ट का परिणाम क्या होगा, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा, लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा, लिटमस पत्र में कोई रंग बदलाव नहीं होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो क्या होगा, कोई विलेन अगर क्षारीय है, ठीक है, कोई विलेन अगर क्षारीय है तो लिटमस टेस्ट का परिणाम क्या होगा, लाल लिटमस पेपर क्या होगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। अगर विलेन क्षारीय है, विलेन क्या है, क्षारीय है, ठीक है, विलेन क्या है, क्षारीय है तो क्या होगा, लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा, ठीक है। क्षारीय है तो लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 17। विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, ठीक है। तो विटामिन के की कमी से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में समस्या आती है, रक्त के थक्के यानी कि क्लोटिंग में समस्या आती है, पाचन में समस्या आती है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से रक्त के थक्के जो बनते हैं, क्लोटिंग होती है रक्त के थक्के बनने में, वो नहीं बन पाते हैं, ठीक है, वो नहीं बन पाते हैं। रक्त जमावट क्लोटिंग में क्या आती है, समस्या आती है विटामिन के की कमी के कारण, ठीक है, विटामिन के की कमी के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद रक्त की वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वह द्रव अवस्था से अर्ध ठोस यानी कि जेल अवस्था में चला जाता है और एक जमवाड़ा यानी कि थक्का बना लेता है, ठीक है। और शरीर में चोट लगने पर जब रक्त प्रवाह होता है, ठीक है, रक्त प्रवाह होता है तो शरीर में उपस्थित जो विभिन्न रक्त कारक और प्रोटीन रक्त को क्या करते हैं, रक्त को अधिक प्रवाह होने से रोकते हैं, ठीक है। कौन, जो प्रोटीन और कारक होते हैं, वो फैक्टर जो होते हैं कारक, और इसके लिए चोटग्रस्त स्थान पर रक्त का थक्का बनता है, ठीक है, इससे रक्त रुकता है, थक्का बन के क्लोटिंग हो जाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है, पाचन एंजाइम नहीं है मानव शरीर में, मानव तंत्र में, तो ट्राइलिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और गैस्ट्रिन, ठीक है। ट्राइलिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और गैस्ट्रिन, इनमें से कौन सा क्या नहीं है, इनमें से कौन सा मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, ये गैस्ट्रिन जो है पाचन एंजाइम नहीं है, ठीक है, पाचन एंजाइम नहीं है, ठीक है, पाचन एंजाइम नहीं है, कौन सा, गैस्ट्रिन। बाकी पाचन एंजाइम हैं। लार में कौन से पाचन एंजाइम होते हैं, लार में टॉयलिन होता है, लार में माल्टेज एंजाइम पाया जाता है, माल्टेज और टॉयलिन एंजाइम क्या पाए जाते हैं, लार में पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम जो आंतों में पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, और ट्रिप्सिन एंजाइम का उपयोग क्या होता है, बेबी फूड्स को बनाने में किया जाता है। और पेप्सिन की बात करें, पेप्सिन कहाँ होता है, आमाशय में होता है पेप्सिन। बाकी गैस्ट्रिन जो है पाचन एंजाइम नहीं होता है मानव शरीर के तंत्र में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है
प्रमस्तिष्क, ठीक है। प्रमस्तिष्क जो होता है, प्रमस्तिष्क मनुष्य के जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है। प्रमस्तिष्क होता है। मानव मस्तिष्क की बात करें तो ये 3 भागों में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन हो गया, और पश्चिम मस्तिष्क जो होता है प्री ब्रेन हो गया, ये ठीक है। तो प्रमस्तिष्क यानी कि इसे क्या बोलते हैं, सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम जो प्रमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम एवं डायएनसेफेलॉन, ठीक है। डायएनसेफेलॉन्स अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं, ठीक है। मेडुला और पोन्स एवं अनुमस्तिष्क जो सेरिब्रम पश्चिम मस्तिष्क के भाग होते हैं, और मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क को मिलकर मस्तिष्क स्तंभ यानी कि ब्रेन स्टेम का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या ब्रेन स्टेम का निर्माण कैसे होता है, मस्तिष्क स्तंभ का, तो मध्य मस्तिष्क और क्या पश्चिम मस्तिष्क मिलकर क्या करते हैं, मिड और फोर ब्रेन मिलकर क्या करते हैं, ब्रेन स्टेम का निर्माण करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है, कितने होता है, 38, 36, 2 और 26। कितने का होता है एटीपी के, 38 अणुओं का निर्माण होता है। कितने, 38 अणुओं के निर्माण होता है। एटीपी की बात करें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला है C10H16N5 O13P3 होता है, ठीक है। P3 होता है, C10H16N5O13P3 हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी 38 अणुओं के साथ होता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, परमाणु द्रव्यमान, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखा गया है। तत्वों के द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखा गया है, ठीक है। तत्वों के द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखा गया है। आवर्त नियम की पीरियोडिक लॉ की बात करें तो इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। पीरियोडिक लॉ मोजले का जो आधुनिक आवर्त नियम की बात करें तो तत्वों के रासायनिक और भौतिक, ठीक है, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म जो होते हैं उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ परमाणु भारों के यानी कि परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्त जो नियम है मेंडलीव का। और जो मोजले का जो आधुनिक आवर्त मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या होता है, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, जिगर में, लीवर में हो गया, जो अग्नाशय हो गया पेनक्रियाज में और नन ऑफ दीज, ठीक है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। जो रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ये होता है आपका अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। आरबीसी यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कशेरुकी प्राणी जो वर्बरेट कहलाते हैं, कशेरुकी प्राणी जिनके सदस्यों में रीढ़ की हड्डियां बैकबोन्स विद्यमान रहते हैं, क्या कहलाते हैं, कशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। और अकेशरुकी प्राणी बोले जाते हैं, इनवर्टिब्रेटेड कहलाते हैं। और उन प्राणियों को कहते हैं जिनमें मेरुदंड नहीं होता है, वो अकशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। और नहीं इनमें क्या होता है, नहीं इन्हें किसी भी अवस्था में मेरुदंड विकसित होता है। इनमें मेरुदंड होता ही नहीं है तो विकसित कहाँ से होगा, विकसित नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है जो यूरिन का पीला रंग, ठीक है, जो यूरिन का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। यूरिन का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, ठीक है। लसिका, कोलेस्ट्रॉल,
यूरोक्रोम हो गया और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरिन का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण होता है इसका पीला रंग। और मल का ऐसा जो यूरिन होता है, मल का एक रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, जो मल होता है, जो स्लज होता है, उसका रंग कैसा किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण होता है। और बात करें, यह यौगिक कई सब्जियों, फलों और अनाजों में पाया जाता है। और गाजर, शकरकंद, कद्दू में बीटा कैरोटीन का बहुत मात्रा ज़्यादा होती है। किसमें? बीटा कैरोटीन की। ठीक है, इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। तने की परिधि निम्नलिखित में से किस कारण बढ़ती है? तने की परिधि, जो तना होता है, तने की परिधि जो गोलाई होती है, निम्न में से किसके कारण बढ़ती है? तो शीर्षस्थ विभाज्योतक के कारण, पार्श्व विभाज्योतक के कारण, अंतर्विष्ट विभाज्योतक और उपद्रव जो विभाज्योतक के कारण। तने की परिधि निम्नलिखित में से किसके कारण बढ़ती है? पार्श्व विभाज्योतक के कारण बढ़ती है ये। ठीक है, पार्श्व विभाज्योतक के कारण बढ़ती है। और शीर्षस्थ विभाज्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम्स की बात करें तो लंबाई में वृद्धि का कारण होता है ये। ठीक है, लंबाई में वृद्धि करता है शीर्षस्थ विभाज्योतक। ठीक है, और परिधि की बात करें तो गोलाई की परिधि कैसे बढ़ती है? परिधि की बात करें तो परिधि पार्श्व विभाज्योतक से बढ़ती है। शीर्षस्थ विभाज्योतक लंबाई में वृद्धि होती है। संवहन संवहन ऊतक यानी कि वस्कुलर टिश्यूज की बात करें तो ये चौड़ाई में वृद्धि करता है। और द्वितीयक वृद्धि की बात करें, ये कैम्बियम होता है। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है? कैम्बियम के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक लेविजियर को, व्हीलर को, कॉलवे और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो मॉडर्न केमिस्ट्री जो होती है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। और जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता। और बॉटनी यानी कि वानस्पतिक विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रस्टस हैं। ठीक है, थियोफ्रस्टस जो बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, बॉटनी के। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में CO2 पाया जाता है 78%, 0.03%, 21%, 10%। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।